नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात किसानों के भारत बंद की। आज 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था। 10 घंटे के भारत बंद का असर कैसा रहा, आज एक एक शहर की डिटेल हम आपको बताएंगे। किसानों के भारत बंद को कौन कौन से सियासी पार्टियों का समर्थन मिला, वो लिस्ट आपको दिखाएंगे। आज भारत बंद पर हम आपको किसान नेता राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनवाएंगे। आखिर राकेश टिकैत भारत बंद को कितने नंबर दे रहे हैं? दस घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद की फुल रिपोर्ट। चप्पे चप्पे से आज तक की आंखों देखी। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला इलाके में मौजूद हैं। अगर लाल किले की बात करें तो यहाँ पर बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। आप देखिए कि सड़कों पर पूरे तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो झंडा डंडा लेकर के बैठे हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर। मेरे दाईं ओर आप देखें तो ये अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की स्थिति है। जयपुर के चोमू में किसान भारत बंद को लेकर एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के खिलाफ आयोजित की गई बंद का असर कुछ खास झारखंड में नहीं दिख रहा है। कहां कहां लगा जाम, कौन हुआ परेशान? कहां रहा असरदार, कहां रहा फ्लॉप? किसानों को शक्ति प्रदर्शन से क्या मिला? किसानों के सपोर्ट में कितनी पार्टियां आईं? आम आदमी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है। सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। अन्नदाता आंदोलन और भारत बंद। किसानों के भारत बंद को लेकर आज दिन भर खूब सियासत हुई। एंटी मोदी गुट खुलकर किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भारत बंद को फ्लॉप बताती रही। हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं भारत बंद की आंखों देखी रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भयंकर जाम। तस्वीर नंबर 2, भारत बंद के चलते कई ट्रेनें प्रभावित। तस्वीर नंबर 3, पंजाब से दिल्ली तक जबरदस्त असर। तस्वीर नंबर 4, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। तस्वीर नंबर 5, भारत बंद के समर्थन में सियासी पार्टियां। वापस लो, वापस लो। आज विवादित कृषि कानून के 1 साल पूरा होने पर किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंद से अपनी शक्ति दिखाई। 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था।
10 घंटे के भारत बंद के जरिए किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोला। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर डटे रहे, मांग रखी कि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लिए जाएं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। दरअसल बीते 10 महीने से किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कानून को काला बताकर केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुलह का रास्ता अब तक निकला नहीं। आज राष्ट्रव्यापी बंद के जरिए किसान संगठनों ने अपने हक की लड़ाई को और धार देने की कोशिश की है। आखिर किसानों के भारत बंद का असर देश भर में कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। आज उत्तर भारत के 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भारत बंद का असर साफ दिखा। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग बॉर्डर पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखा। ये तस्वीरें गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की है, जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। हरियाणा के कई जिलों में किसानों ने ट्रेन रोकी, सड़कों पर प्रदर्शन किए। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। आज पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर शहरों में किसानों के भारत बंद का असर दिखा। हाईवे और सड़कों पर आवाजाही घंटों ठप रही। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों की एकजुटता साफ नजर आई। अब आपको देश के कुछ और हिस्सों में भारत बंद के हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भारत बंद का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिखा। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में भारत बंद का व्यापक असर नहीं दिखा। वहीं बिहार के कुछ जिलों में किसानों के सपोर्ट में आरजेडी ने प्रदर्शन किया, जबकि झारखंड और केरल में मिला जुला असर दिखाई दिया। तमिलनाडु में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। देश भर से आई तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भारत बंद असरदार रहा, जबकि देश के दूसरे राज्यों में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि दिन भर भारत बंद को लेकर सियासत भी खूब हुई। देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा तो किसानों के सपोर्ट में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को यह पसंद नहीं, इसीलिए आज भारत बंद है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अन्नदाता सड़कों पर उतरे तो तमाम सियासी पार्टियों ने मौके की नजाकत को देखते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। आज हम शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपनी सुप्रीम कुर्बानी दी थी, अपनी जान की बाजी लगा दी देश को आजाद कराने के लिए। उन्होंने इसलिए तो आजाद नहीं कराया था देश की, एक दिन ऐसा आएगा जब एक साल तक इस देश के किसानों को सड़क के ऊपर बैठ के और अपनी बातें मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1 साल हो गया। हमारी मांग है कि सरकार खुले मन से बातचीत करे, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। लोग अपना खेत खलिहान छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं, आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। आपने किसी से करार कर लिया कि ये कानून बना के देंगे, वो करार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या भारत बंद से आने वाले दिनों में सुलह का कोई रास्ता निकलेगा? आज तक ब्यूरो। अब आपको सुनवाते हैं भारत बंद पर राकेश टिकैत ने आज तक से क्या कहा। राकेश टिकैत जी, आज दिन भर का ये आंदोलन दिखा। तस्वीरें हम सुबह से आपकी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे ज्यादा असर सर इसका पंजाब में, हरियाणा में दिखा है। हाँ जी। लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी को लेकर आप लगातार हुंकार भर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। बिहार में दिखा, झारखंड में दिखा, कई पार्टियां भी आपके साथ हैं। लग रहा है सरकार पर इतना दबाव बन गया
कि वो कानून वापस ले लेंगे? सरकार का तो नहीं पता कानून वापसी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आंदोलन तो ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा आंदोलन तो। यूपी में भी करीब 800 से ज्यादा जगह आंदोलन हुए, 800 से ज्यादा। लेकिन दुकानें वगैरह वहां पर खुली रही और दफ्तर खुले रहे। जैसे पंजाब में 350 जगहों पर हुआ सर, तो वहां पर दुकानें बंद थी, दफ्तर ठप थे। जी जी हाँ, दुकानें खुल रही होगी वहां पे, क्योंकि सरकारों का फोकस ये रहेगा कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, ये सरकारों का फोकस रहेगा और यही दिखाने वालों का फोकस रहेगा। आंदोलन ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा, और जहां जहां पे भी आंदोलन करे सब लोगों ने वहां पे आंदोलन में सक्सेस करी। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हमने सीलबंद आंदोलन नहीं किया, हमने लोगों को रिलीफ भी दी, लोग आते जाते भी रहे, वो भी छूट थी वहां पे। कृषि मंत्री तो सर आज भी कह रहे थे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए आइए। वो कंडीशनल बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा और बातचीत कर लो। हमने कहा कि जो भी आपको बात करनी है वो मकान के अंदर अपनी बात आप बताओ, पहले आप लिख के ड्राफ्ट लिख के हमसे साइन करवाने मत बोलो, वहां पर ना हम साइन करने जाएंगे। अगर उन्हें पहले ही फैसला कर लिया तो हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप भी रट के आते हैं सर, पावर देनी पड़ेगी। आप भी रट के आते हैं, आप कहते हैं तीनों कृषि कानून वापस लो वरना मानेंगे नहीं। तो अगर कोई बातचीत करनी है तो वो अंदर बताए ना अपनी बात। ये तो सरकार की भाषा बोलते हैं ना, वे पूर्ण रूप से जो सरकार उनको कहती है। एक चीज से आगे वे भी पिछले 8 महीने से बढ़े ही नहीं कि हम बातचीत को तैयार है, कानून वापसी नहीं लेंगे, संशोधन पर बात कर लो। इन शब्दों से अलग उन्होंने आज तक कोई शब्द नहीं कहा। एक आदमी अपनी तरफ से भी कोई बात कहते हैं। दिखाइए एक बार सर, सड़क जाम, जो आम लोग हैं उनको तो बड़ी मुश्किलें हुई है सर। पूरे दिल्ली एनसीआर का देखिए, ये ऊपर से व्यू देखेंगे आप, अंबार है जैसे एक समुद्र है गाड़ियों का, बड़ी दिक्कत हुई है सर। छोटे छोटे शहरों में तो कई जगह पर उत्पात मचा है, पटना में, कई जगहों पर पंजाब में, हरियाणा में। जनता फिर कैसे माफ करेगी? उनको तो गुस्सा आएगा ना कि हमारी क्या गलती है भाई। ठीक है साहब, हाँ तो हमारी क्या गलती है? ये इसी जनता की तो लड़ाई है। जो ये जनता आलू 20 रुपया किलो खरीद रही, किसान इनको 2 रुपए किलो बेच रहा है, तो ये इन्हीं की तो लड़ाई है। ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने तो ये लड़ाई जनता की तो है। आज सुबह तो खूब आलू काट रहे थे आप, ये बताइए अब मुझे, ये बताइए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार कृषि कानूनों पर अलीगढ़ में, हाँ अच्छा बोल लीजिए पहले, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपकी, पूरा आलू काट रहे हैं। और हम ये कह रहे कि यहाँ पे काम करना पड़ता है, जब यहाँ रहते हैं तो उतनी देर यहाँ काम भी करना पड़ता है। हम कोई फ्री नहीं रहते, खेत में है तो खेत में काम करेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे काम करना चाहिए, सब आदमी को काम करना चाहिए। अच्छा अब ये बताइए, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर अलीगढ़ में बोला था, और जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको शब्द बार शब्द सुनाती हूँ। उन्होंने कहा इस देश में 10 में से 8 किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और इन तीनों कृषि कानूनों से उन किसानों को फायदा होगा, बिचौलियों का अंत होगा। उन्होंने कहा कि हमें उनकी चिंता है और इसीलिए हम उन 8 किसानों के साथ हैं। वो तो ये साफ कह रहे हैं कि जो छोटा किसान है उसको इन कृषि कानूनों से फायदा होगा, और सरकार इसीलिए इन कृषि कानूनों पर अडिग है। इस पर टिकैत साहब आपका क्या जवाब होगा? आप ये गारंटी दे दो कि उन छोटा जो 2 हेक्टेयर का किसान है उनको पूर्ण रूप से एमएसपी का लाभ मिलेगा। आप उनकी फसलों को बिकवा दो। पहले आप जाओ शाहजहांपुर में, आप जाओ बरेली में, आप जाओ पलिया में, आप सब जगह जाओ, एमएसपी से कम पे खरीद होती है। और अभी 1200 रुपए के आसपास वहां पे खरीद चल रही है धान की। ये जो व्यापारी है जो किसान से सस्ते में खरीदता है, ये इसको कहां बेचता है, इसकी भी एक बार जानकारी कर लो। हमने एक डाटा दिया था अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट का। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान के नाम दर्ज हुए, उनके नाम से वहां पे फसलें बेची गई, और करीब 200 करोड़ रुपए का अकेले रामपुर में घपला है। जो धान बिहार में पैदा होता है, जहां पर मंडियां बंद कर दी,
बिहार और पूर्वांचल से धान की खरीद होती है, गेहूं की, और वो जाके इन डिस्ट्रिक्टों में बेचा जाता है। हाँ। ये पूर्ण रूप से जांच करने वाली चीजें हैं कि एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही और भंडारण होगा। ये जो कहानी के माल अपना कहीं पे भी किसान बेच सकता है। हाँ। किसान तो पहले भी बेचता था, पहले कुछ लाभ ठीक मिल जाता था। हरियाणा में किसान जाके बेचता था तो एमएसपी मिल जाती थी। आज तो किसान को बांध दिया पूर्ण रूप से कि किसान कहीं दूसरे क्रय केंद्र पे जा ही नहीं सकता, उसका माल बिकता ही नहीं। ठीक है साहब। लेकिन बड़ा बड़ा जो व्यापारी है, अडानी जैसे लोग हैं, इनके सिप्पे सलार कुछ लोग हैं, सस्ते में धान खरीद के, फसलें खरीद के, सस्ते में मक्का और जितनी भी फसलें हैं, चना, ये खरीद के स्टॉक करते हैं। मिलर्स, व्यापारी, नेता, अधिकारी सब मिले हुए हैं और बहुत बड़ा एक घपला, ये बड़ा षड्यंत्र देश के किसानों के साथ में रचा जा रहा है। ठीक है। इसकी पूर्ण रूप से जांच हो जानी चाहिए। ये हमने डाटा सरकारों को भी दिया है और प्रेस के लोगों को भी ये डाटा हमने दिए हैं। ठीक है, वो तो सीधे कह रहे हैं, आप लोगों को गिन रहे हैं 2 आउट ऑफ 10 मान जा की सरकार, हम 2 आउट ऑफ 10 में गिन रहे हैं कि ये अमीर किसान है, जो गरीब किसान है हम उनको खुश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ हमने उनको दिया है, ये कह रहे हैं। देखो ना, नहीं गलत दिया, उसकी जानकारी करो। मंडी को पैसे दिए हैं, मंडी की जमीन बेच रहे हैं, मंडी लोन देगी, लोन देने का काम मंडियां करेगी। ये जो 1 लाख करोड़ रुपया मंडी को दिया है, ये मंडी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नहीं दिया। मंडी तो करीब 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचने लग रहे हैं ये, और ये सारी देश की मंडियां बेचेंगे, सारी देश की रेलवे की जमीन बेचेंगे, सारी जो ITI हमारी थी, जो ये थे हमारे, सारे ये बिखरे हैं। इन्होंने जमीनों पर नजर इनकी है, बड़े बड़े लोगों को ये जमीनें देंगे। अभी नई एक पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी आ रही, उसके अंदर ये सारे जो संस्थाएं हमारी थी इनको बेचेंगे। तो ये तो जमीन बेचने पर लग गए, अपने लोगों को जमीन दे रहे हैं। ये आंदोलन इसीलिए है कि किसान की जमीन कैसे बचे, हमें फसल और नस्ल बचानी है। तो ये आंदोलन तो हमारा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, नई बात मानेगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ट्वीट करके कहा था कि वो किसानों के मुद्दे को पीएम के सामने उठाएं। आपको लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति से आपको ये गुजारिश करनी चाहिए थी? आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपका ये कहा कि बाहर की कंपनी, अमेरिका की बहुत कंपनी पूरी दुनिया में व्यापार करती है। हाँ। वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। हाँ। तो हमने ये कहा कि जब 2 राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हो तो उनकी कंपनियों से बाहर बहुत नुकसान होता है। हाँ। बड़ी कंपनियों से, क्योंकि वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो ये एक सब्जेक्ट रहना चाहिए कि जब भी राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आना चाहिए। और अमेरिका का किसान भी दुखी है, उसका ट्वीट मैं आपको भेज देता हूँ वहाँ का, जो वहाँ कंपनी आई है और उन्होंने वहाँ के किसानों को भी बर्बाद करा है। उन किसानों ने कहा है कि हम यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं पूरे, आप लोग अपने आप को कंपनी राज से बचाना। ये अमेरिका के करीब 10 किसानों का इंटरव्यू मैं आपको दे सकता हूँ, अभी मैं भेज दूंगा आपके पास। चलिए ठीक है, पोर्टस को आपने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कृषि कानूनों पर, इसीलिए हमने सोचा एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त चर्चा आप देख रहे थे राकेश टिकैत से, लेकिन नजफगढ़ से ये खबर आ रही है, जहां नजफगढ़ में गैंग वॉर में एक युवक की हत्या हो गई है। शुरुआती जानकारी आ रही है, नजफगढ़ की ये घटना है जहां पर गैंग वॉर में एक युवक की हत्या, मंजीत महाल गैंग के बदमाश की हत्या हुई है। नंदू गैंग पर हत्या का शक है, नंदू गैंग पर हत्या का शक है। दोनों गैंग के बीच लंबे समय से गैंग वॉर चल रहा था और इसी में एक व्यक्ति के हत्या की खबर सामने आ रही है। मंजीत महाल गैंग के बदमाश की हत्या की खबर है ये। हम इसी के साथ बुलेटिन में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे के बाद जब हिंदुस्तान पहुंचे और सीधे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर पहुंच गए तो आखिर क्यों मच गया है सियासी बवाल। देखते रहिए आज। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां,
अमेरिकी दौरे से लौटे मोदी अभी तक चर्चा में बने हुए हैं और अब जो पीएम मोदी ने किया है उसने समूचे देश को चौंका दिया। विरोधियों को तो मोदी का ये नया सरप्राइज बिल्कुल रास नहीं आ रहा। तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं क्योंकि मोदी बिना बताए अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच गए। जी हां, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके तहत नया संसद भवन बन रहा है। अमेरिका से लौटते ही नई संसद देखने क्यों पहुंच गए मोदी? ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। अचानक से नई संसद का मुआयना करने का मतलब क्या है? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर मोदी के दिमाग में कुछ चल रहा है? 20,000 करोड़ का पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद क्यों हुआ? ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। बड़े समय पे चल रही है आप लोगों को लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। कब तक बनेगी पीएम मोदी के सपनों की नई संसद? सितंबर 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। इस प्रोजेक्ट पर 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई इमारतों का निर्माण हो रहा है जिसमें संसद भवन से लेकर पीएम आवास भी नया बन रहा है। ये प्रोजेक्ट काफी विवादों में भी रहा, लेकिन अचानक से पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचते हैं और निर्माण कार्य का जायजा लेते हैं। वो देखते हैं कि राज्यसभा कैसे बन रही है, प्रोजेक्ट पर बाकी काम कैसे चल रहा है, मजदूरों और इंजीनियर्स से भी बात करते हैं। अब पीएम मोदी की यही सरप्राइज विजिट सबको चौंका रही है। राज्यसभा का यहीं राज्यसभा है। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। समय तो हो जाएगा। मोदी को अक्सर सबको चौंकाने की आदत है। वो कब क्या करेंगे, कैसे दुनिया के सामने पेश हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। एक बार फिर मोदी ने समूचे देश को चौंका दिया। वो कैसे, तो देखिए। मोदी रविवार सुबह अमेरिका से लौटे और रविवार को ही रात 8:45 बजे नई संसद के कामकाज का मुआयना करने पहुंच गए। जी हाँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर। वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में नई संसद भवन का भी निर्माण शामिल है जिस पर 1,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मोदी नई संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने अचानक से पहुंच गए तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोदी के मंत्रियों समेत बीजेपी के नेताओं ने उनकी तारीफों की पुल बात दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, 65 घंटे में 24 बैठक और वापसी के बाद सेंट्रल के निर्माणाधीन काम का औचक निरीक्षण, कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मोदी की तारीफ में लिखा, अमेरिका दौरे के दौरान 65 घंटे में 24 बैठकों और बिना ब्रेक लिए वापसी के बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा साइट पर चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले,
अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद सेंट्रल विस्टा साइट पर पीएम मोदी का अचानक दौरा दिन रात वहां काम कर रहे इंजीनियरों और पूरी टीम को प्रेरित करेगा। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने मोदी की फोटो साझा कर उन्हें कर्मयोगी तो कभी न थकने वाला बताया है। लेकिन नई संसद की साइट पर बिना बताए अचानक से अकेले पहुंचने पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। ओवैसी ने कह दिया, मोदी इस तरह से अकेले साइट विजिट नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर ले। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहां की जिम्मेदारी, वहां का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पावर कॉरिडोर क्यों कहा जाता है और ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जब मोदी प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी के दिल के बेहद करीब है, लिहाजा वो बिना किसी प्लान के यहाँ पहुँच गए। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा के काम को बारीकी से देखा और करीब 1 घंटा यहाँ गुजारा। कंस्ट्रक्शन साइट पर उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पीएम मोदी ने हर निर्माण को करीब से देखा, उससे जुड़ी जानकारियां ली और तो और साइट पर काम कर रहे मजदूरों से बात भी की। मोदी जैसे ही नई संसद के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, वहां काम कर रहे इंजीनियरों, मजदूरों को भरोसा ही नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में हैं। साइट काम कर रहे सभी लोगों के लिए ये किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। नए भारत के इस नव निर्माण की नब्ज टटोलने पीएम मोदी आगे बढ़े। मुश्किल रास्तों से होते हुए मोदी निर्माण क्षेत्र के उन हिस्सों में पहुंचे जो सेंट्रल विस्टा का बेहद खास हिस्सा है। जी हाँ, जहां भारत के भविष्य की राज्यसभा बिल्डिंग बन रही है। प्रोजेक्ट की दशा और दिशा समझने के बाद पीएम ने राज्यसभा की इमारत में चल रहे काम को खुद देखा। यही वो जगह है जहां राज्यसभा का नया हॉल आकार लेने वाला है। राज्यसभा है, इसमें लोकसभा है। ये मेरी मेन लड़की जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है तो मौका दे बड़ा ओरिजिनल राज्यसभा का यही ओरिजिनल राज्यसभा है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट को आकार लेते हुए देख रहे थे, जिसकी नींव उन्होंने खुद 1 साल पहले रखी थी। संसद भवन को 2022 तक पूरा होना है और यहाँ बनने वाले संसद भवन में ही अगले साल शीतकालीन सत्र होना है। जिस रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है, उससे साफ लगने लगा है कि 2022 का टारगेट पूरा हो जाएगा। इतना समय हो गया है, गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटा बिताने के बाद प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट से विदा ली और इस दौरान यहाँ का जोश हाई नजर आया। नई संसद भवन की कंस्ट्रक्शन पर जाकर न सिर्फ मोदी ने सबको चौंकाया, बल्कि उनका ये दौरा सेंट्रल विस्टा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगले साल देश अपने नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र का साक्षी बनेगा। आज तक ब्यूरो। लैटेंस की दिल्ली के 100 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बदलाव की नींव रख दी। जी हां, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दरअसल शुरू हो गया है। सरकार राजधानी को नया रूप देने वाले एडविन लटेंस और हर्बर्ट बेकर की बनाई गई इमारतों में बदलाव कर रही है। अंग्रेजों के सेंट्रल विस्टा में बदलाव हो रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या, और अब इसके रीडेवलपमेंट के तहत कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन इमारतें नई बनने जा रही हैं और कौन कौन सी इमारतें खत्म हो जाएंगी।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जब से इसकी घोषणा हुई है तभी से लेकर कोई ना कोई विवाद भी पीछा करता आया है। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका को कड़ी फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया गया। लेकिन आज हम इस प्रोजेक्ट के विवादों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या काम हो रहे हैं, आखिर इसमें कहां क्या बनना है, कितनी इमारतें इसमें गिराई जाएंगी, कितनी इमारतों को रेनोवेट किया जाएगा, कितनी इमारतों का इस्तेमाल बदलेगा और संसद की नई बिल्डिंग में कहां क्या होगा। आइए जानते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी कहानी 1911 से शुरू होती है। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया और दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन ल्यूटियंस को, हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ल्यूटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया का काउंसिल हाउस, जो अब संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैच्यू, जिसे बाद में वार मेमोरियल बनाया गया, इनका निर्माण किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही राजपथ के दोनों ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाने का प्लान था, लेकिन ये आजादी के वक्त तक नहीं बन सके थे। यानी जब देश आजाद हुआ तो सेंट्रल विस्टा का अधूरा मॉडल मिला। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर कई इमारतें बनी। रेल भवन, वायु भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन जैसी इमारतें 1962 तक यहाँ बन चुकी थी। इसी तरह अलग अलग मंत्रालयों ने अलग अलग इमारतें बनाई। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और बीकानेर हाउस आते हैं। सेंट्रल विस्टा के पूरे एरिया को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रेनोवेट किया जाएगा, तो कुछ को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक, जहां अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ऑफिस है। साउथ ब्लॉक, जहां अभी पीएमओ, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस है। इन दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। इसका इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों में भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई बिल्डिंग बनेगी, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास बनेंगे, नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा, जिसमें सरकार के सभी मंत्रालयों और उनके ऑफिस शिफ्ट होंगे। संसद की नई इमारत पार्लियामेंट हाउस के प्लॉट नंबर 118 पर बन रही है। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 स्क्वायर मीटर में है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 स्क्वायर मीटर में फैली होगी, यानी मौजूदा बिल्डिंग से करीब 4,000 स्क्वायर मीटर बड़ी। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीट और राज्यसभा के लिए 384 सीट होंगी। ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा चेंबर में 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। लोकसभा हॉल का निर्माण राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर के थीम पर किया जा रहा है। वहीं राज्यसभा हॉल का निर्माण राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर हो रहा है। राज्यसभा का हॉल कुल 3,220 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। इसमें 245 की जगह 384 सीट बनाई जा रही है। इन सब के अलावा नए भवन में सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया भी होगा। इसमें पार्किंग भी आधुनिक तकनीक वाला होगा। मैंने काम किया, रेलवे मिनिस्ट्री में मैंने काम किया, पार्लियामेंट में मैंने काम किया, राज्यसभा में थोड़ा सा काम मैंने किया, तो बहुत सब चीज़ें है। दोनों साइड पर चलते जाओ, चलते सारा आपका ग्रीन एरिया मिलेगा, आपको वाटर एरिया मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, होनी चाहिए। नए संसद भवन बनाने के पीछे तर्क ये है कि मौजूदा संसद भवन 100 साल पहले तब की जरूरत के हिसाब से बनाया गया था।
100 साल में दुनिया बदल चुकी है, जरूरतें बदल चुकी हैं। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। आज तक ब्यूरो। देश को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है वर्तमान की संसद का इतिहास, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट। क्या है सेंट्रल विस्टा का ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, वहां पर पहुंचे हमारे सहयोगी अशोक सिंगल, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से लौटने के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा की साइट पर पहुंचे। बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री ने यहां कर्मचारियों, अधिकारियों और लेबर क्लास के साथ करीब 1 घंटा बिताया और काम की प्रोग्रेस के बारे में जाना कि कितना काम अभी तक हुआ है और कब तक ये काम होगा। हालांकि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है 2022 में बनकर तैयार होने के लिए प्रस्तावित किया गया है कि अगला शीतकालीन सत्र 2022 में जो होगा वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही होगा। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये पुरानी जो संसद है उसके कैंपस के बिल्कुल एडजॉइनिंग नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी ली कि लोकसभा का कितना काम हुआ है बिल्डिंग का और राज्यसभा की बिल्डिंग का कितना काम हुआ है। प्रधानमंत्री जैसे कल अमेरिका से पहुंचे उसके बाद उन्होंने मीटिंग की बड़े मंत्रियों के साथ और उसके बाद प्रधानमंत्री अचानक यहाँ पहुंचे और एक एक जगह जा कर के खुद प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया कि कहाँ क्या बनाया जा रहा है। इस जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, कई मंत्रालयों के दफ्तर भी यहाँ बनेंगे, लेकिन खास बात यह कि जो पार्लियामेंट का ये नई बिल्डिंग का कैंपस बना जा रहा है वहाँ पर प्रधानमंत्री ने जा करके एक चीज़ का मुआयना किया। ऐसे के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।